जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों आज का टॉपिक है भारत की मिट्टी। दोस्तों एजुकेशन 790 चैनल पे हिस्ट्री के पूरे टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड हैं और ज्योग्राफी के भी काफ़ी वीडियो अपलोड हैं। दोस्तों अगर उसे देखेंगे तो अवश्य आपको लाभ मिलेगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो आज हम देखते हैं भारत की मिट्टी। क्या देखते हैं? भारत की मिट्टी। मिट्टी कितने प्रकार की है? तो हम इसमें देखते हैं कि मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहा जाता है? मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी। कई बार यह पूछा पेडोलॉजी किससे संबंधित है, तो यह मिट्टी से संबंधित है। अब मिट्टी मृदा अपरदन के कारण, मृदा अपरदन के कारण क्या होता है? नदी, मूसलाधार वर्षा, भूमि का ढाल, वायु, वनस्पति का नाश, पशुचारण, कृषि, मनुष्य तथा जीव जंतु आदि मिट्टी के अपरदन के कारण होते हैं, जो मिट्टी इधर उधर चली जाती है। देश के कुल भू क्षेत्र में 32 भाग का भूक्षरण से प्रभावित होता है। कितना? 32% भूक्षरण से प्रभावित होता है। भूक्षरण से सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। अब मृदा अपरदन रोकने के उपाय क्या हैं? जैसे इससे बांध बनाना, वृक्षारोपण, पशुचारण पर प्रतिबंध, कृषि प्रणाली में परिवर्तन आदि के द्वारा हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। इससे मिट्टी के कटाव को हम रोक सकते हैं। देश के कुल भू क्षेत्र का 17.8%, देश के कुल भू क्षेत्र का 17.8% भाग वायु अपरदन से प्रभावित है। मतलब वायु के द्वारा इधर उधर कर दिया जाता है। मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या उन क्षेत्रों में वह सर्वाधिक होती है जहाँ वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है एवं वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। अब इसमें देख लेते हैं कि भारत में जो किस प्रकार की मिट्टी कितना पाई जाती है। तो इसमें देखिए, जलोढ़ मिट्टी 43.40, काली मिट्टी 15.20, लाल तथा पीली 18.60, लैटेराइट 3.70, मरुस्थली 4.00, क्षारीय 1.29, पीठमय जैव 2.17 और पर्वतीय मृदा 5.50। इतना इनका परसेंटेज है। अब देखिए भारत की महत्वपूर्ण मिट्टियाँ। भारत की महत्वपूर्ण मिट्टी में देखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 8 वर्गों में। इसमें देखो जलोढ़ मिट्टी, भारत में लगभग 43.4% क्षेत्र पर इस मिट्टी का विस्तार है। नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेपण से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है और इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, परंतु इस मिट्टी में पोटासियम, चूने का अंश पर्याप्त होता है। अब जलोढ़ मिट्टी के देखिए कई बार लक्षण पूछ लेता है, तो इसमें पोटास और चूने की अधिकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। अब दूसरा हमारा काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इस मिट्टी का विस्तार भारत के लगभग 15.2 क्षेत्रफल पर है। इस मिट्टी का निर्माण लावा पदार्थों के विखंडन से हुआ। इस मिट्टी का रंग काला होने के कारण इसमें विशिष्ट लवणों जैसे लोहा, एल्युमिनियम, टिटानिफेरस, मैग्नेटाइट, यौगिक आदि की उपस्थिति का इसे रेगूर कहा जाता है। काली मिट्टी को ही रेगूर कहा जाता है। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रेगूर नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है? तो काली मिट्टी जानी जाती है। यह मिट्टी कपास की कृषि के लिए उत्तम है। इसके अलावा मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, दलहन, तिलहन कृषि के अनुकूल है। इसमें जल संधारण क्षमता भी अधिक होती है। अब आता है रेड सॉइल। इस मिट्टी का विस्तार भारत में लगभग 18.6% है। इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट जैसी रूपांतरित चट्टानों विखंडन से हुआ है। लोहे के ऑक्साइड उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मिट्टी का रंग कहीं कहीं चॉकलेटी तथा पीला भी दिखता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह लाल मिट्टी में भी। अब आता है लैटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता, शुष्कता, क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थितियों से होता है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, पोटास, ह्यूमस कमी होती है। चूने की कमी के कारण यह मिट्टी अम्लीय होती है। तो लैटेराइट मिट्टी कैसी होती है? अम्लीय होती है। क्वेश्चन यही से बनते हैं। इस मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति लाल मिट्टी से भी कम होती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज, दलहन एवं तिलहन आदि की कृषि होती है। अम्लीय होने के कारण यह मिट्टी चाय कृषि के लिए भी उत्तम मानी जाती है। चाय के लिए क्या मानी जाती है? उत्तम मानी जाती है। तो लैटेराइट मिट्टी में चाय के लिए अच्छी है। फिर आता है वनीय मिट्टी, फॉरेस्ट सॉइल।
पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है। इस मिट्टी में जीवांश की अधिकता होती है, उर्वरा शक्ति कम होती है। मिट्टी बागवानी फसलों जैसे चाय, कहवा, मसाले, फलों आदि की अधिकता उपयुक्त होती है। जनजातियों द्वारा झूम कृषि की मिट्टी भी कहा जाता है। इसे कौन सी कहा जाता है? झूम कृषि इसी मिट्टी में की जाती है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झूम कृषि कहाँ होती है? तो फॉरेस्ट सॉइल में होती है। अब मरुस्थलीय मिट्टी, यह वास्तव में बलुई मिट्टी है जिसमें लोहा एवं फास्फोरस पर्याप्त होता है, परंतु इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की कृषि की जाती है। अब आता है क्षारीय मिट्टी। इस मिट्टी को रेह, ऊसर या कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। इस मिट्टी का विकास वैसे क्षेत्रों में हुआ जहाँ जल निकासी की समुचित व्यवस्था का अभाव रहा। वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। और क्षारीय मिट्टी पाई जाती है। इन मिट्टियों में सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट अधिकता होती है। ऐसी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। अब 8वां हमारा है पीट या जैविक मिट्टी, पीट सॉइल। दलदली क्षेत्रों में काफ़ी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा हो जाने के कारण इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी को काली, भारी और काफ़ी अम्लीय होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस रखें। जय हिंद, जय भारत।